नमस्कार। तारीख 5 मई दिन शुक्रवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है प्रेरणा और मैं हूं मोहनलाल शर्मा। पॉडकास्ट में आज बात गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक, हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर और खेल की खबरों की। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई संपन्न। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। As a promoter, justifier and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of Pakistan. एससीओ में शामिल होने गोवा पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के साथ रिश्तों पर क्या कहा, सुनवाएंगे खास इंटरव्यू। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से 5 अगस्त 2019 में जो एक्शंस लिए गए वो काफ़ी संगीन थे और जब तक उनको रिव्यू नहीं किया जाता मीनिंगफुल बायलैटरल एंगेजमेंट मुश्किल होगा। मणिपुर में तनाव के बीच कर्फ्यू जारी। Should a side order has been given, but the thing is that, of course, that is the last resort. पूर्वोत्तर रेलवे ने मणिपुर जाने वाली सभी ट्रेनें की रद्द। होगी फिल्म द केरल स्टोरी और आईपीएल की खबरों पर भी बात, लेकिन इन सब से पहले देश दुनिया के पूरे दिन का हाल जानिए मोहनलाल शर्मा से। शरद पवार ने कहा है कि वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से रिटायर होने का अपना फैसला वापस ले रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से रिटायर होने के फैसले के बाद जोरदार प्रतिक्रिया हुई थी। कार्यकर्ताओं और नेताओं में बेचैनी थी और वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं का अपमान नहीं कर सकते। उत्तराधिकारी बनाने के मुद्दे पर शरद पवार बोले कि भले ही वो अध्यक्ष का पद स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उनका स्पष्ट मानना है कि ऐसा उत्तराधिकारी बनाना आवश्यक है जो संगठन में कोई पद या जिम्मेदारी रखता हो। शरद पवार ने कहा उनके अगले कार्यकाल में वो पार्टी में संगठनात्मक परिवर्तन करेंगे, नई जिम्मेदारियां सौंपेंगे, नया नेतृत्व तैयार करेंगे और इसी करने पर वो अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके बाद वो पार्टी के विकास और पार्टी की विचारधारा व लक्ष्यों के लिए और अधिक मजबूती से काम करेंगे। जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती जिले राजौरी में सुबह सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना के 5 जवानों की मौत हो गई। मुठभेड़ में घायल हुए जवानों को ऊधमपुर के कमांड अस्पताल ले जाया गया है। खबरों के मुताबिक इसमें 2 चरमपंथी भी मारे गए हैं। जम्मू में सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बीबीसी को बताया कि राजौरी सेक्टर के कंडी इलाके में चरमपंथियों की मौजूदगी की विशेष सूचना पर 3 मई को एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। 5 मई को सुबह के लगभग 7:30 बजे चरमपंथियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। चरमपंथी उस वक्त गुफा में छुपे हुए थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपील करते हुए कहा है कि खिलाड़ियों की मांग पूरी हो चुकी है और उन्हें जांच पूरी होने देना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों की मांग है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की तुरंत गिरफ्तारी हो और उन्हें पद से हटाया जाए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, निष्पक्ष चुनाव की बात कही थी, आईओए वो भी करवाने वाला है। एक कमेटी के गठन करने की बात कही थी, वो भी कर दी गई है। एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई, दिल्ली पुलिस ने वो भी कर दी। निष्पक्ष जांच चाहते थे, दिल्ली पुलिस वो भी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है। मेरा आग्रह सभी जो कुछ खिलाड़ी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अनुरोध है वो निष्पक्ष जांच को पूरा होने दें और दूध का दूध पानी का पानी और कड़ी कार्रवाई जो भी होगा वो करने का काम दिल्ली पुलिस करेगी कानून के तहत। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की आवाज आप सुन रहे थे। यूक्रेन युद्ध में रूस के सैनिकों का साथ दे रहे भाड़े के सैनिकों के समूह वैगनर के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा है कि वो अगले सप्ताह बुधवार को यूक्रेन के शहर बखमूत से अपने सैनिकों को निकाल लेंगे। रूस पिछले साल से ही इस समूह के साथ मिलकर बखमूत पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। प्रिगोजिनी ने कहा कि उनके लड़ाकों के पास हथियारों की कमी है और फौज की ओर से उन्हें गोला बारूद नहीं मिल रहा और ऐसा करने वालों की मौत के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। वो शीर्ष अधिकारियों पर तंज कसने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके बयान से ये साफ नहीं है कि ये महज एक खोखली बयानबाजी है या वाकई में धमकी है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर नेवी ने कहा है कि उनके पास जल्द ही एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसकी टक्कर का कैरियर दुनिया में नहीं है। विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करते हुए रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर नेवी के कमांडर ने दावा किया कि ये एक ऐसा कैरियर होगा जिस पर एयरक्राफ्ट के साथ ही कई मिसाइल बोट भी आ सकेंगी। ऑस्ट्रेलिया के एक मंदिर में तोड़फोड़ की नई घटना सामने आई है। सिडनी के रोज हिल में बाप्स स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल को आदेश दिया है कि वो यूट्यूब से कैच मसाले समेत अन्य मसाला ब्रांड्स में गाय का गोबर होने और गोमूत्र होने का आरोप लगाकर इसे बदनाम करने वाले वीडियो हटाएं। तो दिन भर की जरूरी खबरें अभी आपने सुनी मोहनलाल शर्मा से। अब विस्तार से बात गोवा में संपन्न हो चुके एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक की। और प्रेरणा, जैसा कि हम जानते हैं कि आज एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन था और इससे पहले कि कल रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से भारत के विदेश मंत्री की यानी कि बैठक से इतर हटकर बातें हुई थी, आज सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की साझा बैठक हुई और भारतीय विदेश मंत्री ने सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। मोहन, सबकी नजरें लेकिन खास तौर पर चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ उनकी केमिस्ट्री और बॉडी लैंग्वेज पर टिकी थी। और अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो जयशंकर ने जिस तरह से सभी विदेश मंत्रियों का नमस्ते से अभिवादन किया, उसी अंदाज में वो चीन व पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ भी पेश आए। बैठक शुरू होने से पहले उन्होंने क्या कहा, ये सुन लेते हैं। The menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be एस जयशंकर कह रहे थे कि आतंकवाद का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। हमारा मानना है कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता और इसे रोका जाना चाहिए। इसमें सीमा पार आतंकवाद और अन्य दूसरी तरह के आतंकवाद शामिल हैं। आतंकवाद का मुकाबला करना एससीओ के मूल जनादेशों में से एक है। ये बात जयशंकर ने, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, जब बैठक शुरू हो रही थी उस समय कही थी। और जब बैठक खत्म हुई तो उन्होंने क्या कहा? as a promoter, justifier, and I'm sorry to say, spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, भारत पाकिस्तान संबंधों पर बात की और कहा कि जो आतंकवाद है उसका प्रमोटर पाकिस्तान है। उनका कहना था कि आतंकवाद के पीड़ित खुद को बचाते हैं और उसका मुकाबला करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के भारत आने पर कहा कि वो एक सदस्य देश के तौर पर आए थे और ये डिप्लोमेसी का हिस्सा है, इससे ज्यादा इसे कुछ न देखें, ये जयशंकर कह रहे थे। और सीधे चलते हैं गोवा। वहाँ हमारे बीबीसी संवाददाता विनित खरे मौजूद हैं। तो विनित से सबसे पहले यही जानते हैं मोहन कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जयशंकर ने चंद मिनटों पहले, जी, उसमें क्या कुछ मुख्य बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे ये तो साफ हो गया कि जो भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं पिछले कुछ सालों महीनों में जो खराब हुए हैं उसकी हालत क्या है और दोनों देशों के बीच में जो खाई है वो कितनी चौड़ी है। आपने एक क्लिप की प्ले की जयशंकर की, इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही और काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जो हम मतलब भारत और पाकिस्तान एक बोट पर नहीं हैं, जो विक्टिम ऑफ टेरर हैं वो परपेट्रेटर ऑफ टेरर हैं, उनके साथ नहीं बैठ सकते उनके शब्दों में। फिर उन्होंने बोला कि जो 370 धारा है वो हिस्ट्री हो गई और असली मुद्दा है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको पाकिस्तान कब खाली करता है। तो कड़े शब्दों का इस्तेमाल था। इसके अलावा और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो माहौल था उसमें मेरे ख्याल से ज्यादातर सवाल वो पाकिस्तान को लेकर थे और जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उसको लोग कोट कर रहे थे और मुझे बताया गया, मैंने देखा नहीं है लेकिन वो पीटीवी को बताया जा रहा है कि इंटरव्यू दिया है जिसके आधार पर कई लोग सवाल पूछ रहे थे और जिसका जवाब दिए। इसके अलावा चीन को लेकर कुछ सवाल थे जिसमें उन्होंने कहा कि जो भारत और चीन के रिश्ते हैं वो नॉर्मल नहीं हैं और जब तक जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर शांति नहीं होती तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र आप कर रहे हैं विनीत, तो बैठक के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी मीडिया के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंच की मेज़बानी का काम अच्छे से किया है और उन्होंने मुझे किसी समय भी ये महसूस नहीं होने दिया कि भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का असर पड़ा है। भारत के लोगों और उनके मीडिया का जो भी स्टैंड रहा हो, पाकिस्तान रिश्ते सुधारना चाहता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि उन्होंने पाकिस्तान की मीडिया के लिए एस जयशंकर के बारे में कही। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इन सारी ओवरऑल इस समिट को किस तरह से देखते हैं विनीत? देखिए, ये समिट हुई है यहाँ पर
जैसे पाकिस्तान की हम बात करें तो इस समिट में जब बिलावल भुट्टो जरदारी आए थे तो इवन पाकिस्तान में इसको लेकर कुछ एक सेक्शन क्रिटिसिज्म था कि जब शहरी रहमान फिर पाकिस्तान जब विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी तो पाकिस्तान का जो पार्टिसिपेशन था वो वर्चुअल था, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर क्यों आ रहे हैं और वो जो पाकिस्तान का ट्रेडिशनल स्टैंड है वो कहीं डाइल्यूट तो नहीं हुआ, खासकर जो जिस तरह से भारत ने 370 धारा हटाई थी जम्मू एंड कश्मीर से। लेकिन वहाँ यहाँ पर आए और किसी को यहाँ पर बायलैटरल की एक्सपेक्टेशन नहीं थी और ये सवाल पूछे भी गए। लेकिन मेरे ख्याल से जो कई लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि ये 8 देशों का ये गुट है और कुछ देशों के बीच में इतने आपसी जो संबंध है जो हम देख रहे हैं, जो खाइयां हैं, ऐसे में समिट है इसमें इसका मतलब कैसे जो कॉमन ग्राउंड फाइंड करना वो कैसे होगा। और हालांकि एस जयशंकर ने कहा कि ये एक यूरेशियन महत्वपूर्ण ग्रुप है, 8 सदस्य हैं और जो उनका जो विकास को लेकर हो गए या फिर टेररिज्म को लेकर महत्वपूर्ण एक रोल है उसको उन्होंने आउटलाइन किया। लेकिन आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार एक के बाद एक पाकिस्तान को लेकर और कुछ सवाल चीन को लेकर पूछे गए, देखना हुआ कि ये जो समिट लेवल की मीटिंग होती है जिसमें हेड्स ऑफ स्टेट आएंगे, जुलाई में होनी है, उसमें क्या होता है। जी, तो मोहन, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो गई, समिट की बात हो गई, लेकिन बिलावल भुट्टो ने बीबीसी संवाददाता विनीत खरे, जो अभी हमारे साथ लाइव जुड़े भी हुए हैं, उनसे एक लंबी बातचीत की है जिसमें विनीत ने उनसे कई कठिन सवाल भी पूछे। उसका एक अंश सुनते हैं। थोड़ा बताएं, ये हम बातचीत ऐसे वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं जब भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं अच्छे नहीं हैं, चिल, बहुत एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं। क्या डायरेक्शन देखते हैं आप आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, दोनों देशों के, दोनों मुल्कों के रिश्तों के लेकर? मौजूदा हालात में मेरा ख्याल में भारत पे ओनस है कि वो ऐसे एक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करे जो कि टॉक्स के लिए कंड्यूसिव हो। इसलिए पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से 5 अगस्त 2019 में जो एक्शंस लिए गए वो काफ़ी संगीन थे और जब तक उनको रिव्यू नहीं किया जाता मीनिंगफुल बायलैटरल एंगेजमेंट मुश्किल होगा। जो शहरी रहमान थी, आपके जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की, जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई उसमें वर्चुअली शामिल हुए आपकी तरफ से, लेकिन आप यहाँ पर, आप भी वर्चुअली कर सकते थे लेकिन आप यहाँ पर आए हैं, तो आप चाहते तो वर्चुअली भी कर सकते, तो फिर आप क्यों आए? तो ये एक सवाल मेरे सुनने को मिला। मेरा ख्याल में मेरा यहाँ आना एक वाज़ह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान किस अहमियत के साथ SCO को देखता है, कितना सीरियसली हम अपना रोल इस ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं। जहाँ तक दूसरों को वर्चुअल शिरकत और मेरा इन पर्सन शिरकत की बात है, अब जो बाकी इवेंट्स हैं वो टेक्निकली SCO के हिस्से हैं मगर इतने ऑफिशियल नहीं है जितने ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स और हेड्स ऑफ स्टेट्स का गैदरिंग होते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का नुमाइंदगी करना, इस अहम फोरम पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखना हमारे ख्याल में ज़रूरी था। जहाँ तक कश्मीर की बात है या पाकिस्तान भारत का बायलैटरल रिलेशंस की बात है, हम पाकिस्तान की मौक़िफ़ वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आया है। जब आपकी अनाउंसमेंट हुई कि आप गोवा आ रहे हैं, उसके ठीक बाद हमने देखा कि पुंछ में एक अटैक हुआ था मिलिटेंट, जिसमें 5 इंडियन जवान्स थे, उनकी मौत हुई। इशारा पाकिस्तान की तरफ यहाँ से लगाया गया कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनका हाथ है। इसके पहले भी आप जानते हैं भारत की तरफ से इस तरह के एलिगेशंस लगते रहे हैं कि जो चाहे मुंबई हो, उसके बाद से पुलवामा हो, जो एक के बाद एक अटैक्स है उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रहा है। यहाँ पर एक बात कई लोग पूछ रहे हैं कि जब भी कोई उम्मीद की किरण, रे ऑफ होप कहीं भी होती है, चाहे वो थोड़ी सी वो बातचीत की या फिर बर्फ़ पिघलने के इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, इस पर क्या कमेंट होगा आपका? तो जहाँ तक पूंछ की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऑफिशियल या रियासत या हुकूमत की तरफ से ऐसे कोई इशारा किया गया है या इल्ज़ाम लगाया गया है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान वायलेंस को कंडेम करता है, उसकी मज़ाहमत भी करता है। माजी में जो दहशतगर्दी के वाक़ये हुए हैं, बिल्कुल दहशतगर्दी के वाक़ये हुए हैं। आई एम myself a victim of terrorism, I know this pain personally। इस पूरा रीजन में अगर आप सारे SCO के मेंबर्स को देखें, उन सारे SCO कंट्रीज़ में से पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ है दहशतगर्दी की वजह से, और हम इसको एक संगीन इशू समझते हैं जिसका हल
हम निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की बात करें, जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था, तो जैसा कि हमने रिपोर्ट्स पढ़ा, कई जगह पाकिस्तान में सेलिब्रेशंस हुई थी, ISAF चीफ गए थे, शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे। उसके बाद से आपका एक स्टेटमेंट भी है कि जिस तरह से वहाँ पर तालिबान आया है, उसके बाद से पाकिस्तान में वायलेंस बढ़ा है। तो अभी जो हालात हैं और जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, जिस तरह से बॉर्डर क्लैशेस हो रहे हैं, वो कहाँ जाते दिख रहे हैं? Okay, first let me try and address this misconception about any celebration. This celebration तो मेरा नहीं ख्याल हुआ था। मुख्तलिफ सियासी जमातें ने अपने बयान दिए होंगे, हमने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तौर पे अपना राय उस वक्त दिया था। अगर कोई इंटेलिजेंस चीफ गया भी था अफ़गानिस्तान, पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस चीफ्स जो है वो अफ़गानिस्तान में या अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द उन दिनों में इन्वॉल्व थे। इलेक्शंस एक्सपेक्टेड हैं इस साल पाकिस्तान में, क्या हम आपको एज प्राइम मिनिस्टर देख सकते हैं? इस पे थोड़ा बता। ये जो है ना, ये इलेक्शन के बाद आपको खबर मिलता है, इलेक्शन से पहले। तो बिलावल भुट्टो से बात कर रहे थे विनीत खरे। विनीत, हम वापस आपके पास आ गए हैं। इस पूरे आपने बहुत बड़ा इंटरव्यू लिया है जिसके कि कुछ अंश हमने आपको सुनाए। तो जब ये आप बात कर रहे थे, तो जब आप कड़े सवाल पूछ रहे थे, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? हिंदुस्तान की हिंदुस्तान में जिस तरह की चर्चा है, वो सारे सवाल पूछे आपने? देखिए, ये जब हमने इंटरव्यू किया था तो वो ये आज का इंटरव्यू नहीं है। ये गोवा में जब लैंड हुए थे बिलावल भुट्टो, उसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने हमें वक्त दिया था इंटरव्यू के लिए। तो ये इंटरव्यू उस तुरंत बाद का है, यानी कि कल का है। उसके पहले मीटिंग नहीं हुई थी, बायलैटरल उनकी जो मीटिंग है रूस के साथ, वो सब नहीं हुई थी। आज की समिट से पहले का है। तो आई थिंक वो फ्रेश आए थे गोवा में, रिलैक्स मुझे दिखे। और जो उन्होंने पाकिस्तान का जो ट्रेडिशनल स्टैंड है, जो पहले भी उन्होंने कई बार दोहराया है, उसी को दोहराया। और एक जो क्रिटिसिज्म के सवाल थे, चाहे वो अफगानिस्तान को लेकर हो या फिर मतलब अफगानिस्तान को लेकर मेरा सवाल था, जो इंटरनल क्रिटिसिज्म जो उन्होंने दिया है। तो आई थिंक ऐसे मौकों पर जिस तरह से एक विदेश मंत्री सवालों के जवाब देता है कि एक इम्पोर्टेंट ओकेजन आने वाला है और सवाल आ रहे हैं, तो उसी तरह उन्होंने जवाब दिया है। विनीत, आखिरी चीज आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब जबकि बैठक हो गई और इस इंटरव्यू में भी जो पाकिस्तान का स्टैंड है वो साफ नजर आया, और जो भारत के विदेश मंत्री हैं उनका भी स्टैंड बहुत साफ है, क्या कुछ लगता है कि बात आगे बढ़ेगी या बस खत्म? देखिए, अभी तो बिल्कुल कोई संभावना तो उसके पहले भी नहीं थी समिट के शुरू होने से। और ये जो दोनों तरफ से बातें कही गई हैं, उसके बाद तो संभावना मतलब कोई पॉजिटिविटी तो दिखी नहीं की बायलैटरल की। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी, उन्होंने भी कहा कि अपना पाकिस्तान का स्टैंड दोहराते हुए कहा कि उन्होंने कोई होस्ट से इस तरह की बायलैटरल की पेशकश नहीं की है। तो साफ है कि जो खाई है बहुत वाइड है, रिलेशंस क्लियरली जैसे हैं वो हमें दिख रहे हैं। और आगे का रास्ता क्या होगा, ये मतलब दोनों देशों का बड़ा क्लियर स्टैंड है। इंडिया टेररिज्म की बात करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करता है, वो विक्टिम मतलब कि भारत एक विक्टिम है और पाकिस्तान परपेट्रेटर है। पाकिस्तान का अपना उसको लेकर अलग स्टैंड है। पाकिस्तान का कहना है हम खुद, और दोनों अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं। वो डिनाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत खरे, गोवा से इस प्रोग्राम में लाइव जुड़ने के लिए। तो आज हमने बहुत विस्तार से बात की कि भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की क्या बात हुई, क्या कुछ निकल के सामने आया, आगे का रास्ता क्या है। कार्यक्रम में आगे क्या सुनवाएंगे? आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई। कर्नाटक में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों की फिल्म केरल स्टोरी की चर्चा, और मणिपुर में क्या है ताजा हालात। कार्यक्रम के अगले पड़ाव में हम बढ़ने के लिए तैयार हैं और बढ़ेंगे भी, लेकिन हमारा एक काम और भी है जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, उनकी कुछ टिप्पणियां पढ़ ली जाए। बिल्कुल।
और प्रमोद सबरवाल हैं, मैं यूट्यूब की बात कर रही हूँ मोहन, मोहम्मद सलमान हैं, सुजीत कुमार हैं, मनोहर चमोली हैं, कई लोग हैं जो टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ टिप्पणी मैं लेना चाहूँगी। कुलदीप सिंह जाखड़ पाकिस्तान और भारत के रिश्ते पर टिप्पणी कर रहे हैं। तनु कुमारी भी इन दोनों देशों के रिश्ते पर टिप्पणी कर रही हैं। वहीं मनोहर चमोली लिखते हैं कि द केरला स्टोरी में ऐसा क्या है जो विरोध हो रहा है वहाँ। कुलदीप सिंह जाखड़ टिप्पणी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन और कश्मीर मुद्दे के बीच का रास्ता निकले तभी कोई बात बनेगी। इसके अलावा शमशाद समस्तीपुरी टिप्पणी कर रहे हैं, मोहम्मद अमीरुद्दीन टिप्पणी कर रहे हैं। और एक टिप्पणी जो कि मेरी नज़र से पहले निकल गई, उसमें ये था कि बीबीसी के जो फेसबुक पर श्रोता हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है, कुछ कीजिए। तो जहाँ तक इसकी बात है, तो पहले आप जो श्रोता थे उनको एक नोटिफिकेशन मिलता था, बीबीसी फेसबुक पर एक नोटिफिकेशन मिलता था। तो बस इतनी सी गुजारिश है कि अपने तय समय पर 7:30 बजे आप अपने आप हमारी वेबसाइट पर लैंड हो जाएं और इस पूरे पॉडकास्ट को सुने, क्योंकि लोग हमसे शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, और वाकई कुछ लोगों को वाकई नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, और उस वजह से जो हमें सुनने वाले हैं, हालांकि वो बाद में सुनते हैं, उस पॉडकास्ट को बाद में सुनते हैं। तो बहुत सारी टिप्पणियां हैं। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ने वाले हैं। आप सुन रहे हैं दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। तो मोहन, अब गोवा के बाद चलते हैं पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, जहां अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग मणिपुर छोड़कर आसपास के राज्यों का रुख कर रहे हैं। 1000 के करीब लोगों में असम के अलग अलग जिले में शरण लिया है। 1000 के करीब लोग हैं। दूसरे राज्यों के जो लोग मणिपुर में फंसे हैं उन्हें भी सुरक्षित निकालने की कोशिश हो रही है। जनजातीय समूह और गैर जनजातीय समूहों के बीच हिंसक झड़पों के बाद, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रशासन ने कल ही दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए थे, और 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। हालात को काबू करने के लिए सेना की 55 टुकड़ियां और रैपिड एक्शन फोर्स मणिपुर भेजी गई है, और इलाके में जो तनाव है उसको देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने जो अपनी सेवाएं हैं उनको जो है वो रद्द कर दिया है, सेवाएं स्थगित कर दी हैं। वहाँ के जो डीजीपी हैं वो क्या कहते हैं? Yesterday, as you know, the army has been called in. Government has taken out order by which मणिपुर के पुलिस महानिदेशक पी डोंगेल ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि सेना को बुलाया गया है, सरकार ने कर्फ्यू लगाया है, सरकार ने दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने के आदेश दिए हैं, लेकिन वो आखिरी उपाय है। अगर जनता शांतिपूर्ण रहती है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। फ्लैग मार्च जारी है, आर्मी दुश्मन से लड़ने के लिए ट्रेंड है, और पुलिस जो है वो जनता को संभालने का काम करती है। ये जो शब्द हैं मणिपुर के पुलिस महानिदेशक पी डोंगेल के शब्द हैं। वहीं मोहन, इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मणिपुर की बीरेन सिंह सरकार को पूरा सहयोग देने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर में हाल की घटनाओं से प्रभावित कई परिवारों ने असम में शरण ली है। मैंने कछार के जिला प्रशासन से इन परिवारों की देखभाल करने का अनुरोध किया है। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से लगातार संपर्क में हूँ। असम सरकार मुश्किल के समय में मणिपुर सरकार का पूरा सहयोग करेगी। तो ये ट्वीट है जिसका जिक्र मैंने किया, और ट्वीट है असम के मुख्यमंत्री का। तो आज राज्य में क्या हालात हैं, जानने के लिए सीधे चलते हैं गुवाहाटी अपने सहयोगी दिलीप कुमार के पास। दिलीप शर्मा जी, ये बताइए कि इस समय क्या हालत है राज्य की? देखिए, मणिपुर में जो आज हिंसा की कोई नई घटना सामने नहीं आई है, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जो इंतजामात जो किए गए हैं, सुरक्षा के अतिरिक्त सुरक्षा बलों को उतारा गया है, इसके वजह से हिंसा की तो कोई घटना सामने नहीं आई है, लेकिन पूरे राज्य में बिल्कुल तनावपूर्ण माहौल है। और ये जो व्यापक हिंसा हो रही थी, यहाँ तक कि इम्फाल घाटी में हो रही थी, वहाँ भी आज वैसी कोई नई घटना सामने नहीं आई है। फिलहाल जो सबसे बड़ा जो आकलन करना बाकी है कि 48 घंटे तक लगातार चले इस हिंसा की घटना में कितने लोग मरे हैं, उसकी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कल अपने एक संदेश में कहा था कि हिंसा में कुछ कीमती जानें भी गई है। मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहता हूँ, जो बचाव अभियान है वो किस तरह से चल रहा है और कितने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है? देखिए, हिंसा प्रभावित इलाके में अब तक जो जानकारी आई है, और सेना और असम राइफल के जो जनसंपर्क अधिकारी है वो लगातार हमारे साथ बात कर रहे हैं और हमको जानकारी दे रहे हैं। तो अब तक जो जानकारी आ रही है, हिंसा प्रभावित इलाकों से 20,000 से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है, और अभी भी बचाव कार्य में सेना के लोग लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे अंदरूनी पहाड़ी इलाके हैं जहां लोग डरे हुए हैं, जहां लोग बिल्कुल
जहां खाने पीने का सामान पहुंचाना, ये सारी जो व्यवस्था है वो सेना के लोग कर रहे हैं। और इस बीच आज जो खबर थी, जो रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनको लेकर वायुसेना की कई फ्लाइटें इम्फाल उतरी है। जो मैंने कहा, जैसे कहा पहले कि जो बंदोबस्त है, जो नई जो घटना सामने नहीं आई, उसका कारण है कि आज बहुत ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम है, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स के करीब 2000 जवानों को उतारा गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने भी सुबह जो है C-17 ग्लोबस्टर और AN-32 वायुयानों को नियोजित करके हवाई सर्वे भी किया है। जो हिंसा प्रभावित इलाके हैं उनके हवाई सर्वे भी किए हैं, और छोटे साइज का ऑर्डर तो है ही। जी दिलीप, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। अब मोहन, दिलीप से हमारी बात हो गई। बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र भी दिल्ली से इम्फाल पहुंचे हुए हैं, और उनसे भी जान लेते हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो क्या कुछ देखा, क्या कुछ पाया। राघवेंद्र जी। जी बिल्कुल, जैसा कि दिलीप बता रहे थे, इम्फाल में जो स्थिति है वो जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं अनईजी काम, सब कुछ शांत जरूर है, लेकिन एक लोगों में एक तनाव साफ तौर पे देखा जा सकता है। कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, लोग उसका उल्लंघन करते भी दिखे हमें दिन में कई मौकों पर, लेकिन पुलिस और जो पैरामिलिट्री और सेना के जो अधिकारी हैं और जो जवान हैं, वो लोगों को रोक कर और उनको बार बार यही उनसे आग्रह करते दिखे कि वो अपने घरों में लौट जाएं। जिस वक्त हम इम्फाल एयरपोर्ट पर उतरे दोपहर के 12:15 बजे के करीब, उस वक्त पे हमने वहां देखा कि एयरफोर्स के जो बड़े विमान हैं, C-17 ग्लोबमास्टर जैसे विमान वहां पे पहले से खड़े थे, और उसके बाद भी कई सॉर्टीज हुई हैं, और बताया जा रहा है कि असम की एयरफील्ड से ये सॉर्टीज आज कैरी आउट की गई हैं, और बहुत बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री और रैपिड एक्शन फोर्स खासकर इन जवानों को इम्फाल पहुंचाया गया है। यहाँ पे तनाव लगातार बना हुआ है। आज बहुत ज्यादा कोई घटनाएं नहीं हुई हैं, जैसा दिलीप भी बता रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरह का एक माहौल लोगों ने देखा है, जिस तरह की हिंसा देखी है, गाड़ियां यहाँ जला दी गई हैं। यहाँ आज भी सड़कों पे इम्फाल में जगह जगह हमें कई जली हुई गाड़ियां मिली, बीच सड़क में जली हुई गाड़ियां पड़ी हुई दिखी, जिन्हें हटाने का काम किया जा रहा था। कुछ इलाकों में, इम्फाल के इलाकों में कुछ घरों को लूटा गया है, उन घरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, और एक इम्फाल के नजदीक इलाके में एक चर्च को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तो इस सब को लेकर जो मेतेई समुदाय के लोग और जो कुकी समुदाय के लोगों के बीच में जो एक टेंशन चल रही है, वो एक तरह से पूरी तरह से प्ले आउट करते हुए इम्फाल में नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी इन सारी जानकारियों के लिए। और प्रेरणा, मणिपुर के बाद अब थोड़ी बात करें कर्नाटक और केरल की। जी, और हम जानते हैं कि कर्नाटक में चुनाव है मोहन, और चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी कर्नाटक में है। आज बेल्लारी में पहुंचे थे और वहां एक जनसभा को संबोधित किया था। क्या कहा उन्होंने? आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए केरल स्टोरी फिल्म का जिक्र किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और आज ही सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज हुई है मोहन। लेकिन रिलीज से पहले आज कई जगहों पर फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, और दरअसल ये विवाद तब से शुरू हो गया जब से इस फिल्म का ट्रेलर आया था। और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पहले ही टिप्पणी करते हुए कहा था कि इसे देखकर ऐसा लगता है मानो इसका मकसद राज्य के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है। वहीं बीजेपी इसके समर्थन में है। और बीजेपी के जो IT सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट किया कि ये फिल्म केरल में तेजी से जिस तरह से इस्लामीकरण हो रहा है और जो मुद्दा, अब बीजेपी ने दरअसल इस फिल्म को एक मुद्दा बना लिया। जी बिल्कुल। तो ये मामला है। दूसरी तरफ कई लोगों ने इस फिल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था मोहन। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस मामले को एंटरटेन करने से मना कर दिया। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पर बैन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और केरल हाईकोर्ट भी पहुंचे लोग,
जिसके बाद केरल हाईकोर्ट ने भी फिल्म पर बैन लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को आदेश दिया कि 32,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन कर ISIS आतंकी बनाए जाने वाली टीजर को यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया जाए। अब सवाल ये उठता है मोहन कि फिल्म में ऐसा क्या है जिससे इतना विवाद खड़ा हो गया है? तो जवाब दें? बताइए। तो जवाब ये है कि इस फिल्म के निर्माता विपुल शाह हैं और निर्देशन सुदीप्तो सेन ने किया है और उन्होंने ही इसकी पटकथा भी लिखी है। इसमें दक्षिणी राज्य केरल में करीब 32,000 महिलाओं के लापता होने के घटनाक्रम की पड़ताल की गई है। इस फिल्म में दावा किया गया है कि इन महिलाओं का धर्मांतरण किया गया, उन्हें चरमपंथी बनाया गया और भारत तथा दुनिया के दूसरे देशों में आतंकी मिशन पर भेज दिया गया। अब हमने फिल्म की भी बात कर ली, तो अब हमें खेल की भी बात करनी होगी। 1 मिनट थोड़ा और वक्त दे देते हैं। मोहम्मद शाहिद मौजूद हैं। IPL का मैच चल रहा है, 48वां मैच है। हम लोग जान रहे हैं आज जो 2 टीमें हैं टॉप 4 की, जिनमें एक टॉप टीम है गुजरात टाइटंस और चौथे पायदान पर है राजस्थान रॉयल्स। दोनों का मैच चल रहा है। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है मोहन, और इस वक्त 6ठा ओवर चल रहा है। 48 रन बना चुकी है टीम, 2 विकेट गिर चुके हैं और शुरुआत में बड़े अच्छे शॉट्स खेले यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर ने, लेकिन जोस बटलर को पहले हार्दिक पांड्या ने आउट किया और फिर यशस्वी जायसवाल अभी इसी ओवर में रन आउट हो गए हैं। अब देखना ऐसा है कि ये दोनों टीमें कैसा मैच रहता है, लेकिन पिछले मैच में राजस्थान ने जीत दर्ज की थी गुजरात टाइटंस के खिलाफ। और अगर कल की बात करूं मैं, तो कल कोलकाता और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच था। कोलकाता ने जो है 5 रन से मैच जीत लिया था। तो शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। खेल की समाचारों के लिए IPL की खबरें लेकर आते हैं आजकल आप अजीत सारथी के साथ, प्रेरणा और मुझे हमें विदा दे इस वादे के साथ कि अब हमारी मुलाकात तय है सोमवार को। समय वही है, आइएगा जरूर bbchindy.com पर और हमारे पॉडकास्ट पेज पर। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार। नमस्कार।